Okay. So I hope the presentation is now visible, and tomorrow is your science one exam. Okay. So in that regards, we are going to revise the syllabus. Okay. So you have five chapters for the semester exam. First chapter, second, fourth, फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर. ओके. थर्ड चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन इस थर्ड चैप्टर पे नहीं आएगा. ओके. सो वी हैव 1 hour टू रिवाइज 5 chapters. सो वी हैव टू गो लिटिल बिट फास्ट. ओके, मतलब हमें थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा. ठीक है. सो एवरीवन प्लीज पुट योर नोटबुक विथ यू एंड कीप अ पेन विथ यू. ओके. जो मैं आपको बताऊंगा वो जल्दी जल्दी लिख लीजिए. वो आपको पढ़ना भी है. ओके. जो मैं बता रहा हूँ आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है. ओके. सो इससे कि आपका जो पेपर है वो अच्छे से आप सॉल्व कर पाए. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द फर्स्ट चैप्टर. our first chapter is gravitation. Okay. So this is a revision and this will be a little bit fast as I told you before. Okay. हम थोड़ा सा फास्ट ही इसे कवर अप करेंगे. हम हर एक पैसेज को अभी रीड नहीं कर सकते. बराबर. हमें 5 चैप्टर का अगर रिवीजन करना है तो वी हैव टू गो पॉइंट बाय पॉइंट. सो ग्रेविटेशन चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा. ठीक है. सो ग्रेविटेशन क्या होता है आपको पता है. बराबर. सर आइजैक न्यूटन ने एक एप्पल को उसके पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा. बराबर. तो उसके बाद में उन्होंने ग्रेविटी का जो संकल्प है या फिर ग्रेविटी की जो डिस्कवरी है वो दुनिया के सामने उन्होंने रखी. बराबर. सो ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं. तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं एग्जाम में, वेदर दिस एग्जाम इज ऑफ योर क्लासेस और द एग्जाम इज ऑफ योर स्कूल, मतलब आपकी स्कूल की एग्जाम हो या फिर क्लासेस की एग्जाम हो, तो उस दृष्टिकोण से हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है. सो सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए. ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स मींस सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब दैट मींस कि उस फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स सेंटर. ओके. सो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सी दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. तो आपने नोटबुक में लिख लेना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे मालूम होना चाहिए. मैं आपको ये हर एक चीज बताऊंगा नहीं कि आप लोग लिख लो लिख लो. ओके. सेंट्रीपिटल फोर्स आपने लिख लिया होगा, मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ. ओके. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. आफ्टर दैट केपलर लॉज. देयर आर थ्री लॉज ऑफ केपलर. बराबर. 3 लॉज है. फर्स्ट लॉ क्या है, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. So फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है कि किसी भी प्लैनेट की जो ऑर्बिट रहती है दैट इज अ इलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकाई. सो किसी भी इलिप्स के दो फोकाइज रहते हैं या फिर दो फोकल पॉइंट्स या फिर दो फोकस पॉइंट्स रहते हैं. सो उन दो में से एक पे कौन रहता है, सन रहता है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, केपलर्स लॉ. Second law is what? The line joining the planets and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. So these areas like area 1, area 2 and area 3, these three areas are equal. So this is Kepler's second law. Similarly you can understand the Kepler's third law as well. So आप लिख लीजिए कि Kepler's laws are important to study. मतलब कि केपलर्स के जो लॉ है हमें तीनों लॉज पता होने चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू द एग्जाम. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉ में क्या बताया है कि every object in the universe attract every other object with a definite force. So this is Newton's universal law of gravitation. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the distance between them. So कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, वो जो खिंचाव का फोर्स है दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. मतलब वो दो जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, सी m1, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m1 है और सेकंड ऑब्जेक्ट इज उसका मास जो है वो m2 है. सो ये जो फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स
that will be m1 multiplied by L2, sorry, m1 multiplied by m2 divided by d square. D is the distance between them and g is a universal gravitational constant. Okay, g is a universal gravitational constant. कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस होता है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स कि अगर हमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, सो वी हैव दिस फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? वैल्यू ऑफ जी इज दिस 6.673 multiplied by 10 raised to the power minus 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर. सो ये चीजें हो गई. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने के लिए हमें, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट. If m is the mass of the object, see, if m is the mass of the object, v is its speed and r is its radius of the circle, then it can be shown that force is equals to F is equals to mv square divided by r. So this formula is important for what? Uniform circular motion or magnitude of centripetal force. इसके लिए ये फॉर्मूला जरूरी है. m is the mass, v is the velocity or speed of the object which is moving in a circular path, and r is the radius of that circle. Okay, so this is uniform circular motion. इसके बारे में और भी कई डिटेल में चीजें दी गई है जो कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए. ठीक है, ये एग्जांपल्स है कुछ जो फॉर्मूलाज हमने देखे, उन्हीं पे बेस्ड ये एग्जांपल्स है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे किस तरह से पड़ता है, इसका एक दो पैराग्राफ दिए हैं आपको, वो पैराग्राफ आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो सी द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तो अर्थ क्या करती है कि उस ऑब्जेक्ट को उसकी सेंटर की ओर खींचने की कोशिश करती है. ओके, एंड वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है या फिर वो जो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट नीचे आता है उसे कहेंगे हम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. दैट मीन्स अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट विद दैट पर्टिकुलर स्पीड, और उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से. सी, small g is the constant for Earth's gravitational acceleration and its value is 9.77 meters per second square. Okay, so this is the small g. अभी कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा. ठीक है, सो थोड़ा सा मैं जानता हूं कि हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, बट इट इज नेसेसरी. ओके, सो आप लोग समझ पा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है? बताइए एवरीवन. आई एम नॉट टेकिंग अ ब्रेक, आई एम ट्राइंग टू टेक एज फास्ट एज पॉसिबल. अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड. ठीक है, सो कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शन हो तो उसे साइड में रखो और फोकस करो 1 घंटा. ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ जी. वैल्यू ऑफ जी तो हमने देख लिया कि 9.77 है, बट ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. द वैल्यू मे वेरी. नाउ हाउ द वैल्यू वेरीज? सी, चांस चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ के सरफेस के अलोंग वैल्यू जो है जी की वो सेम नहीं रहती है. एज वी ऑल नो दैट अर्थ bulges at equator and it is flatter at poles. बराबर, अर्थ जो है वो कंप्लीट स्पेयर नहीं है, इज इट? सो दैट्स व्हाई its radius is largest at equator and smallest at poles. देखिए, जो रेडियस है अर्थ की वो पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे ज्यादा है. सो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू जो जी की वैल्यू है वो अलग अलग रहेगी. क्यों अलग अलग रहेगी? देखिए यहाँ पे जी का फॉर्मूला ही क्या है? जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. नो, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं. कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ,
मास ऑफ अर्थ क्या होता है? मास ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 24. This is mass of earth, and this is radius of earth. Okay, this is radius of earth. So value of small g is dependent on these three factors. So यहाँ पे देखिए g तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि उसका नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. सिमिलरली मास जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन रेडियस जो है वो चेंज हो रही है. इसका मतलब कि जी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है रेडियस के साथ में. सो पोल्स पे देखिए कितनी होती है वैल्यू. द वैल्यू ऑफ जी दस इज हाईएस्ट, दैट इज 9.832 एट पोल्स. पोल्स पे हाईएस्ट वैल्यू रहेगी जी की, और ऑन द इक्वेटर इट विल बी द लोएस्ट, दैट इज 9.78. अभी चेंज विथ हाइट. चेंज विथ हाइट मतलब कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाएंगे तो आर की वैल्यू कम होगी, मतलब सॉरी रेडियस बढ़ेगी. रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी ना, सो जी की वैल्यू कम होगी. या गुड. सिमिलरली चेंज विद डेप्थ. जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे मतलब अब अर्थ के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ये बात तो पक्की है कि रेडियस तो कम होने ही वाली है, लेकिन उसके साथ ही साथ मास भी कम होता है. बराबर, रेडियस तो कम होती है, मास भी कम होता है, और उसका जो रिजल्टेंट रहता है, सो जी की जो वैल्यू है दैट आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वी गो डीप इनसाइड, देन द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. नाउ कुछ थेरोटिकल पार्ट है. मास और वेट में क्या डिफरेंस है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. ओके, उसके बाद में फ्री फॉल क्या है. फ्री फॉल की कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. फ्री फॉल क्या है कि फ्री फॉल वेन एवर ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज फ्रीली फॉलिंग. मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर ग्रेविटी के अलावा दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और the object is moving under the force of gravity only, then that object is said to be freely falling or it is under free fall. Okay, so there are three formulas for motion. See, these three formulas are there. First formula is s is equals to u s is equals to ut plus 1 by 2 a t square. So this is not actually the first formula, this is second formula. This is for displacement. S is for displacement, u is for initial speed, t is for time, 1 by 2 is 1 by 2 constant, a is acceleration, and most of the times we take a is equals to g. मतलब acceleration जो रहेगा वो अर्थ की वजह से ही रहेगा, that is g, और t is again time. So this is second formula. This is third formula. v square is equals to u square plus 2as. मैंने आपको ये सब फॉर्मूला लिख के दिए थे जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे. बराबर, और एक फर्स्ट फॉर्मूला रहता है दैट इज v is equals to u plus at. करेक्ट, इज इट द फर्स्ट फॉर्मूला? इसमें क्या है? v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and t is the time constant or say time. ठीक है, so these are the things. उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी का आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए. सी दिस इज एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ. एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड दैट इज ऑफ मून इज 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? लेट अस सपोज हमें अर्थ की ग्रेविटी को बीट करना है और हमें स्पेस में जाना है. ठीक है, सो वी शुड मूव विद दिस वेलोसिटी. अगर हम ये वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं देन वी कैन एस्केप द ग्रेविटी. मतलब कि ग्रेविटी को मात देकर हम बाहर जा सकते हैं. सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेशन होने की वजह से हमने थोड़ा सा फास्ट लिया. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, ये तो पढ़ना तो आपको ही है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है और किस चीजों को आप थोड़ा सा इग्नोर नहीं. इग्नोर तो किसी भी चीज को नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा कम फोकस करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो जैसे कि हमें पता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन नेचर. 118 एलिमेंट्स आर देयर इन नेचर. बराबर, ठीक है. सो या गुड. सो
इस एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसकी शुरुआत हुई थी डोबेराइनर के ट्राइड्स से, बराबर। डोबेराइनर्स ट्राइड्स, डोबेराइनर्स ट्राइड्स भी आप पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स भी आप पढ़ेंगे। लेकिन ये जो दो टॉपिक्स हैं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप इनको पढ़ना तो है ही, ओके, बट यू डोंट हैव टू गो डीप इन इट, ओके। तो उसके बाद में मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है, एंड मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह से, किस बेसिस पे बनाया गया है, दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, बराबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एंड उसके कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स है, ये भी आप पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा। सो इस चैप्टर में अगर आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस करना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछले सारे पार्ट छोड़ दिए, उनको भी आपको फोकस में लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है दैट इज एटॉमिक नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic numbers. Now you must know the difference between atomic numbers and atomic mass numbers, बराबर। तो ये डिफरेंस आपको पता है। नाउ सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं और उसके कुछ आपको मैं स्पेसिफिकेशंस बताता हूं, ओके, ठीक है। सो आई होप इट इज नाउ क्लियरली विजिबल टू यू। आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है कंप्लीट, इज इट? चलिए, मेरी आवाज बराबर आ रही है? ओके गुड, चलो ठीक है। सो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह का है कि देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ओके, देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम पीरियड्स, बराबर। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स, और देर आर 18 कॉलम्स। सी, दीज आर द रोज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। सो ये रहे पीरियड्स, और ये रहे हमारे ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 18। मतलब कितने पीरियड है? 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स आर देयर, एंड देयर आर टू सेपरेट रोज एट द बॉटम, वी कैन सी, ठीक है। यहाँ पे दो सेपरेट रोज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एट द बॉटम। So what are those? They are called lanthanide series और actinide series, ठीक है। इनको क्या कहेंगे हम? either lanthanide series और actinide series. Now see, this periodic table is divided into 4 blocks, correct? This periodic table, modern periodic table, is divided into 4 blocks. The first block is S block, second block is D block, third block is P block, and fourth block is F block. Okay, so these are the 4 blocks in this periodic table. So S block में कौन से ग्रुप्स आते हैं? सी, S block में आते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, डी ब्लॉक में आते हैं 3 से लेके 12 तक के सारे ग्रुप्स, ठीक है। मैं ग्रुप बोल रहा हूँ, फोकस ऑन माय वर्ड्स। आफ्टर द पी ब्लॉक में क्या आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं 13 से लेके 18 तक के ग्रुप्स, ओके। और एफ ब्लॉक में आते हैं these two bottom rows, or we can say the lanthanide series or actinide series, okay. So this is how the periodic table is divided. Now what we can learn more about this periodic table? See, there is one zigzag line here. See, can you see the zigzag line? This is a zigzag line. This zigzag line is of very importance क्योंकि या ओके गुड। सो इस zigzag line का importance क्या है कि सबसे पहले तो ये जो zigzag लाइन है दैट इज इन द पी ब्लॉक, करेक्ट। सो इस zigzag लाइन के साइड में जो एलिमेंट्स है, मतलब क्लोज टू द zigzag लाइन जो एलिमेंट्स है, दोज आर मेटलॉइड्स, और व्हाट वी कैन से दे आर सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल, aluminum is not semiconductor, okay, don't get confused. Aluminum is not a semiconductor, boron is not a semiconductor, silicon, germanium, arsenic, antimony, these are the semiconductors, okay. See, silicon, germanium, arsenic, antimony, these are the major semiconductors or metalloids we can say. So यही सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं है इस जिगजैग लाइन का, इसका और भी क्या इंपॉर्टेंस है कि इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, total elements on the left side of the zigzag line, see all these elements, these are
मेटल्स, लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल्स है, और राइट साइड में जो एलिमेंट्स है, सी दीज एलिमेंट्स, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। सो ये जिगजैग लाइन क्या करती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है, एंड इट ऑल्सो शोज द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और मेटेलॉइड्स ऑल्सो। ठीक है, सो ये एक चीज हुई। उसके बाद में, ओके गुड, उसके बाद में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट दिस पीरियोडिक टेबल, कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, सी इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, if we go from left to right, valence electrons increases। ना अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं आपको पता है, कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कंसेप्ट आपकी क्लियर रहेगी। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट ग्रुप, सी फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वन ही है। सी हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लिथियम के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रांसियम। सो इन सारे एलिमेंट्स के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एज वेल। ओके, अगर हम सेकेंड ग्रुप में आते हैं, देखो मैंने फर्स्ट रो में बोला आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही अगर सेकेंड रो में देखें हम, सेकेंड कॉलम में, दैट इज सेकेंड ग्रुप, उसमें आउटर शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बेरियम के आउटर शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम के आउटर शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। सिमिलरली कैल्शियम के भी आउटर शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली फॉर थर्ड ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर शेल में, बताइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द आउटर शेल ऑफ थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वेरी गुड, चलो ठीक है। सो सिमिल ये प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें, कि फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सी वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ठीक है, अभी ये हुई प्रॉपर्टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हेन वी कम फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब हम ऊपर से नीचे जब आते हैं, तो शेल्स गेट एडेड। नाउ शेल्स गेट एडेड मींस व्हाट, we all know that there are 4 or 5 shells in an atom। okay, first shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 2 electrons can be occupied in the first shell। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, ओके। थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, करेक्ट। सो मान लीजिए कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो उसे कितने शेल चाहिए, 1 शेल इज सफिशियंट फॉर हिम, बराबर। सिमिलरली द एलिमेंट्स विच आर इन सेकेंड पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स है उनको सिर्फ 2 शेल्स की जरूरत पड़ेगी, 2 शेल्स। सिमिलरली तीसरे पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, एलिमेंट्स है, उनको 3 शेल की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, समझ रहे हो। यहाँ पे 1 शेल थी, यहाँ पे 2 शेल्स लगी, यहाँ पे 3, सिमिलरली 4, 5, 6, 7। मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना नीचे वाले, इन सारे एलिमेंट्स में कितने शेल रहेंगे, देर विल बी 7 शेल्स टू accumulate all the electrons present in that atom। सो इससे क्या होगा, कि इससे जो उस एटम की डायमीटर है वो डायमीटर भी बढ़ेगी, बराबर कि नहीं, डायमीटर भी तो बढ़ेगी ना। अगर एक शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, एक शेल का एक एलिमेंट है, सो दिस देयर इज वन एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन, एंड इफ इट इज वन एलिमेंट, लेट अस से सिल्वर में कितने रहेंगे, 5 शेल्स रहेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। सो डायमीटर और द साइज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, sorry, size of this element or atom is going to be larger than that of this। okay, so this is again one concept that you have to remember। so मैंने ये जो सारी चीजें आपको बताई है ना थियोरेटिकली आपके बुक में, उनको समराइज करके आपको बताया है, ठीक है। सो आप लोग ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, और किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं है, ये आप लोग इंश्योर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू द थर्ड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, और थर्ड चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस,
वो हमने कंप्लीट किया नहीं है, सो वी विल नॉट रिवाइज दैट एज वेल. लेट्स गो टू द फोर्थ चैप्टर. Fourth chapter, which is our fourth chapter? Fourth chapter if is effects of current electricity. Let me just move to that chapter. Okay, effect of current, electric current, effect of electric current. So हमें पता है करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं. करंट का जो यूनिट रहता है दैट इज एम्पियर. वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट रहता है वोल्ट्स. हीट को हम एच से डिनोट करते हैं, बराबर. हीट का यूनिट रहता है जूल्स. पावर को हम पी से यूनिट कर डिनोट करते हैं, और पावर का यूनिट रहता है वैट्स, बराबर. सो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. ये सब बेसिक चीजें हैं. नाउ पावर यानी कि क्या? पावर यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट. वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट इज पावर. एंड व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज करंट. सो ये बेसिक चीजें हैं, बराबर. सो हीट के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, सिमिलरली पावर के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया है. तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है. नाउ हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सी, दिस इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ, एक दो पैराग्राफ दिए हैं. ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है. अगर पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए आपको समझ में आ ही जाएगा 100%. ये जो एग्जांपल्स दिए हैं दीज आर वेरी इजी एग्जांपल्स. इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज नेसेसरी है वो सारे फॉर्मूलाज बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है और बुक में दिए गए हैं. ओके, सो डोंट बॉदर अबाउट दीज एग्जांपल्स, यू सॉल्व दीज एग्जांपल्स एज वेल. नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है वो हमें सीखना है. ओके, सो if you read these two paragraphs you will understand that as well. So it is not a big deal to think about it. Okay, now Fleming's right hand rule, sorry, it is not Fleming's right hand rule, it is a right hand thumb rule. So what is the right hand thumb rule? If we hold one conductor in our right hand, okay, and if the direction of current is towards the डायरेक्शन विच आवर थंब इज पॉइंटिंग, मतलब कि थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इट्स डायरेक्शन विल बी शोन बाय द आवर फिंगर्स. ठीक है, सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल. तो इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए. उसके बाद में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनाइड. सोलेनाइड क्या होता है, उसमें करंट कैसे जनरेट होती है, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से सीखी है, बराबर. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रीड दीज पैराग्राफ्स so that you will understand the concepts. Okay, now let's go to the Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ाया है कि if we stretch our three fingers like this, देखिए हमने अगर हमारे तीन फिंगर लेफ्ट हैंड के इस तरह से स्ट्रेच किया, so these three fingers will point the direction of some quantities. Like say thumb is pointing towards the direction of force of on the conductor. Similarly our index finger is pointing towards the direction of magnetic field, and middle finger will point towards the direction of current. So अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता क्या है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, और इसका जो यूज है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम मोटर में करते हैं, बराबर, इलेक्ट्रिक मोटर में. सो इलेक्ट्रिक मोटर का ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए. यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, बराबर. सो इलेक्ट्रिक जनरेटर में और इलेक्ट्रिक मोटर के जो स्ट्रक्चर है और उसके वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है वो आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो इलेक्ट्रिक मोटर जो है दैट वर्क्स ऑन द Fleming's left hand rule and electric generator works on the principle of Fleming's right hand rule. Okay, so ये डिस्टिंग्विश करते आपको आना चाहिए. और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक ही स्प्लिट रिंग यूज की है, लेकिन
जनरेटर के स्ट्रक्चर में या फिर कंस्ट्रक्शन में दो स्प्लिट रिंग्स, दो रिंग्स, नॉट स्प्लिट रिंग्स, कंप्लीट रिंग्स आर यूज्ड। ओके, बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज है, लेकिन वर्किंग थोड़ा सा अलग है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा उल्टा है देन इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, नाउ लेट्स learn about the third next topic, that is galvanometer. Galvanometer क्या है? Galvanometer is a device which works on the same principle that as a electric motor that we studied in the that we studied earlier। मतलब कि galvanometer भी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ही वर्क करता है, लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है या फिर गैल्वेनोमीटर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, यह हमें मालूम होना चाहिए। क्यों क्यों जरूरत पड़ती है? गैल्वेनोमीटर शोज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये हमने पढ़ा है कि वो करंट की मैग्नीट्यूड भी बताएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ वो क्या बताएगा, और that will also show the direction of current, so that is why galvanometer is preferred over the ammeter, correct। सो ये हमने पढ़ा है, एंड आई थिंक लास्ट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया भी था। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। चलिए, उसके बाद में सी फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पैराग्राफ रीड कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। सो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स वैल्यू continuously, okay, or the current changing in magnitude and direction after equal intervals of time, which is called alternating current। मतलब कि देखिए, करंट की डायरेक्शन अभी पॉजिटिव है या फिर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, डायरेक्शन इज लाइक अपवर्ड्स, ओके, आफ्टर सम इंस्टेंट्स its direction is changing, that is downwards, and magnitude also changing। see, magnitude is now here -1, okay, so this is alternating current। बट डीसी करंट जो रहता है, डीसी करंट की ना तो डायरेक्शन होती है और ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, so this is AC and DC current। after that, see, this is the structure or we can say construction of electric generator। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसका वर्किंग कैसे है। ओके, we don't have much time, that's why we are not getting into the working of the electric motor and generator, and I hope you understand that as well। okay, so हमारे पास अभी समय कितना बचा है? 28 मिनट्स बचे हैं। ओके, और हमें अभी दो चैप्टर्स और रिवाइज करने हैं। ओके, विच आर दो चैप्टर? हीट चैप्टर इज देयर, एंड विच चैप्टर इज लास्ट वन? दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज देयर, करेक्ट। ओके, सो सी, हीट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेंट हीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेंट हीट आपको पता होना ही चाहिए क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called the specific latent heat of fusion। so latent heat of fusion या फिर specific latent heat of fusion क्या होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट में, किसी भी एक ऑब्जेक्ट ने जो हीट अब्सॉर्ब की है, हीट एनर्जी ऑब्सॉर्ब की है, टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सो दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मान लीजिए कि हमारे पास एक आइस क्यूब है। ओके, आइस क्यूब का जब मेल्ट होके वाटर बनेगा, सो वो वाटर बनने के लिए उस आइस क्यूब को कुछ तो हीट की जरूरत पड़ेगी, बराबर। हीट के अलावा थोड़ी ना वो आइस क्यूब में वाटर में कन्वर्ट होगा। सो वो जो हीट अब्सॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलिए, नो हीट में अभी हम क्या पढ़ेंगे? और रेजुलेशन। रेजुलेशन में हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि हमने क्या किया था, एक आइस स्लैब रखी थी यहाँ पे, बराबर, और इस दोनों यहाँ पे एक स्ट्रिंग से इस एक स्ट्रिंग को यहाँ पे बराबर बीच में हमने आइस क्यूब के रखा, आइस स्लैब के रखा था, और उस स्ट्रिंग के दोनों एंड पे हमने इक्वल वेट टाई अप किया था, बराबर, इक्वल वेट टाई किया था। सो उससे क्या हो रहा था कि ये जो स्ट्रिंग है,
दैट स्ट्रिंग विल पास थ्रू द आइस स्लैब, मतलब कि ये स्ट्रिंग उस आइस स्लैब को कट कर लेगी और उस आइस स्लैब के आर पार चली जाएगी, बट स्टिल दैट आइस स्लैब विल नॉट ब्रेक। समझ में आ रहा है? मतलब कि कट तो हो जाएगी, वो आइस स्लैब कट हो जाएगी, बट इट विल नॉट ब्रेक। okay, so that is called regulation property of ice. Okay, so this is the property of regulation. After that, anomalous behavior of water. Now this is very 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 important. Okay, anomalous behavior of water is very important concept, whether it is in point of your exam or in general. Okay, so you have to understand the anomalous behavior of water. What is this exactly? So किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम पकड़े, ओके, सो क्या होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर कम करें, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, सो उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम हो जाता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एंड मोस्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे, मगर मतलब कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करके 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाए तो क्या होगा कि, मतलब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। ओके, सो दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज अ ग्राफ। ओके, और किसी भी सब्सटेंस को अगर हम उसकी उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम कम होता जाएगा, उसका वो श्रिंक होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा और डेंसिटी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। वाटर के केस में क्या होता है, देखो, वाटर के केस में एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो मिनिमम रहता है। दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, वॉल्यूम क्या रहता है, मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, लिख लीजिए। वाटर का जो वॉल्यूम है एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। वेर एज इफ वी गो टूवर्ड्स पॉजिटिव, सी, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और डेंसिटी कम होती जाएगी। और हम लेफ्ट साइड में भी जाए तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं, तो वाटर का जो वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन दिस। मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उससे 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, विच इज ओनली ऑब्जर्व इन द केस ऑफ वाटर। समझ रहे हो, वाटर के केस में ही ये एनोमलस बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। बाकी सारे सब्सटेंसेस का जो ग्राफ रहेगा वो किस तरह से रहेगा मैं आपको बताता हूँ। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर टेम्परेचर आप कम कर रहे हो तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वॉल्यूम तो कम होगा, लेकिन कब कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहे हो तो फिर से वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। सो वॉल्यूम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम रहता है और डेंसिटी मैक्सिमम रहती है। ये चीज आप पक्की दिमाग में डाल लो या फिर कहीं पे लिख लो। ठीक है, सो दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इस पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा वक्त खर्च किया क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आफ्टर दैट, ये जो बिहेवियर रहता है इसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। सो दिस इज होप्स एपरेटस। होप्स एपरेटस में हमने देखा था कि यहाँ पे 2 थर्मामीटर लगाए थे और यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर था, उसके अंदर एक एक लेट अस से टेस्ट ट्यूब में, बिग साइज टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर रखा था। सो यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे टेम्परेचर में कि पहले इसका टेम्परेचर कम होगा, 4 पे आ जाएगा, बाद में इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा, उसके बाद में ये 0 पे जाएगा, बाद में ये 0 पे जाएगा। ऐसा कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे रीडिंग्स आता है, बराबर। तो आप अगर ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना ही है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सी, ये ग्राफ भी वही बताता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, सी, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि उसका वॉल्यूम मिनिमम रहता है। ठीक है,
चलिए, सो एक्वेटिक एनिमल्स इन कोल्ड रीजन, हमने ये भी देखा था कि सरफेस पे आइस क्यों जमा होता है और नीचे क्यों आइस जमा नहीं होता है। ये भी आपको समझ में आ जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। Now we are learning about the heat chapter, isn't it? So unit of heat is joules. Unit of heat is joule. ठीक है। Now specific heat capacity. What is specific heat capacity? See, specific heat capacity में हमने क्या दिया था, देखा था कि हमने एक वैक्स की लेयर बनाई थी और तीन अलग अलग मेटल के हमने बॉल्स लिए थे और उन्हें सेम टेम्परेचर पे क्या किया था, हीट किया था। ओके, और इन तीनों बॉल्स को हमने वैक्स की उस लेयर में छोड़ दिया था। कोई बॉल जो है वो डीप तक चला गया, लेकिन कोई बॉल जो है वो ऊपर ही रह गया। सो ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब कि हर एक मेटल की जो हीट ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रहती है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। मतलब जो, देखिए, जो ऑब्जेक्ट या फिर जो मेटल ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, सो दैट वी हिट विल गिव मोर हीट एंड दैट विल गो डीप इनसाइड वैक्स, मतलब कि वो वैक्स को ज्यादा पिघलाएगा। सिमिलरली जो मेटल कम हीट ऑब्जर्व करेगा, इन दिस केस इट इज लीड। लीड जो है वो कम हीट ऑब्जर्व करता है, तो अगर उसके पास हीट कम है तो वो देगा भी तो हीट कम ही ना। सो वो कम हीट देगा तो कम वैक्स क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और वो कम डीप तक जा पाएगा। ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ हीट एक्सचेंज इज व्हाट? हीट एक्सचेंज इज, सी, यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, ये बॉक्स में कंप्लीट वैक्यूम ही है। ओके, इसमें कोई भी आउटर इंटरफेरेंस नहीं है इन्वायरमेंट का। सो यहाँ से हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट हीट एक्सचेंज। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हीट एक्सचेंज? लेट अस सपोज वी हैव पुट वन हॉट बॉडी इनसाइड or hot object and cold object inside the box, and both the objects are touching each other. Okay, so what will happen with the according to the heat exchange phenomena, the heat will start flowing from hot object towards the cold object, and the flow of heat will stop when the flow of heat will stop when the temperature of or heat of both the objects is same। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की हीट जब सेम रहेगी, देन द फ्लो ऑफ हीट विल स्टॉप। समझ रहे हो? मतलब कि हॉट ऑब्जेक्ट ने थोड़ी सी हीट ट्रांसफर की onto the cold object, and then the heat exchange will stop. This is the principle of heat exchange। मतलब कि हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में कैलोरीमीटर। सो कैलोरीमीटर आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, और आपको इस स्टैंडर्ड में इसका छोटा सा पोर्शन है कैलोरीमीटर का। ठीक है। सो कैलोरीमीटर भी आप पढ़ेंगे। गुड। सो मुझे बताइए कि जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप सब लोग को सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? कोई भी वॉइस में ब्रेकिंग नहीं है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरी आवाज सबको क्लियर आ है? ओके, थैंक यू तन्वी, लावण्य, गुड। बताइए और बाकी लोग। ठीक है, चलो, सबको क्लियरली आवाज आ रही है, वेरी गुड। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर 4 चैप्टर्स, दैट इज हीट चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ और नेक्स्ट चैप्टर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है। रिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट? रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light, and we are very familiar with this concept, isn't it? हमें पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो सी, दिस इज वन apparatus, or let us say example of refraction. So what are the important parameters we can observe in this figure? Let us see. So this is a normal to the what we can say medium. Okay,
So this is incident ray, and this is the angle of incidence. I is the angle of incidence. Similarly, after refraction, there is also one angle with the normal, that is angle of refraction. This is R. This is denoted by R. Similarly, when the light gets out of that medium, okay, so this is a glass slab. Glass slab से जब light बाहर निकलेगी, so it will make angle I1. Okay, so this angle I1 and R are same, and this angle of refraction and this angle of incidence are same. So these angles are important. We must understand the angles. What is the angle of incidence and what is the angle of refraction? So that should be clear to us. Now what is refract now what is refractive index? Refractive index क्या होता है कि, see, refractive index depends of the velocity of the light in the medium, which is very important thing. But we will just go little deep in the refractive index. Okay, the change in the direction of light ray while entering different media is different. It is related to refractive index of the medium. The value of refractive index is different for different media and also for light of different colors for the different same medium. The refractive indices of some substances with respect to vacuum are given in the table. The refractive index of the medium with respect to vacuum is called as the absolute refractive index. मतलब refractive index देखिए, refractive index is a constant, that is n. That means sin I divided by sin r is a refractive index. मान लीजिए कि यहाँ पे वैक्यूम से लाइट एंटर कर रही है in the glass slab. Okay, so this I angle is formed, that is angle of incidence. R angle is again formed, that is angle of refraction. So sin I divided by sin r is nothing but the refractive index of that medium. समझ रहे हो, refractive index of that medium. And when we calculate absolute refractive index, then we consider that the light is coming from vacuum and it is entering in a particular let us say medium. Okay, that medium can be anything like glass, water, or anything else. So this is called the absolute refractive index. So I hope refractive index की जो concept है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है. और refractive index change होता है, yeah, good. So refractive index, there are certain factors that may affect refractive index, but the most important factor is velocity. Okay, refractive index किस पे depend करता है? That depends on the velocity of the light in the medium. So this is very important sentence, and that's why it is given in bold fonts. Okay, now let's go to these three फिगर्स. सो इन तीन फिगर की मदद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट द रिफ्रैक्शन. So we know that what is rarer medium and what is denser medium. Okay, we are familiar with rarer medium and denser medium. So when a light ray passes from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. So this is a property. So for example, rarer medium is let us suppose vacuum, and denser medium is let us suppose a glass slab. Okay, so when the light will enter from vacuum to the glass slab, so the refracted ray will bend, or its direction will be towards normal. So this is a normal की और वो जो रे है वो bend होगा. Opposite, or we can say vice versa, if the light is passing through denser medium to rarer medium, मतलब कि denser medium से rarer medium में अगर light जा रही है, so refracted ray will bend away from the normal. As you can see here, I'll just zoom in this for you. So this refracted ray is away from the normal. See, this is the difference. And the last one, when light ray is incident normally at the boundary between two media, it does not change its direction and hence does not get refracted. That means, see,
the light is entering from rarer medium to denser medium, but the angle of incidence is parallel to, let us say, normal के parallel है. That's why there will not be any refraction. So the light will pass through the medium in a straight line. Now twinkling of stars. So twinkling of stars हमने देखा है. क्यों twinkling of stars हमें क्यों दिखाई देता है? What is the reason behind that? So the densities of certain layers in our atmosphere, isn't it? मैंने ये आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझाया था जब हमने ये क्लास लिया था, बराबर, कि लाइट्स सॉरी स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि उस स्टार से जो लाइट हमारे पास आ रही है, ओके, सो दैट लाइट इज पासिंग थ्रू सेवरल मीडियम्स. लाइक first of all it is passing through vacuum. After that, when it enters the Earth's atmosphere, it passes through several layers, and then it reaches to our eyes. Okay, so there is certain refraction in that light. So वो जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो के आती है और हमें लास्टली दिखाई देती है. दैट्स व्हाई वी सी द स्टार्स ट्विंकलिंग. ये हमने पढ़ा है. सिमिलरली ये पोजीशन ऑफ सन किस तरह से हमें थोड़ा सा मिसलीड करती है कि सन की रियल पोजीशन कहीं और होती है और हमें दिखाई कहीं और देती है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट. ओके, सो ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है. ये आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. मतलब कि what is the dispersion of light? If the process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called dispersion of light. Let us suppose if we pass the sunlight through a prism, then we will get a spectrum of these 7 colors. That is these colors are present in rainbow as well. Okay, so that is dispersion of light. Okay, तो उसके बाद में हमने रेनबो भी पढ़ा था. तो रेनबो की जो पार्शियल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेनबो के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो दिस पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है दैट इज सोली डिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब किस एंगल से लाइट इंसिडेंस हो रही है, किस एंगल से लाइट मीडियम चेंज कर रही है. that decides whether the light will be partially reflected or totally internal reflected. मतलब कि कंप्लीट लाइट जो है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो रीड दिस पैराग्राफ, यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस. ओके, सो रेनबो के बारे में हमने पढ़ा था कि रेनबो की डायरेक्शन किस ओर रहती है. बताइए. इफ लेट अस से देयर इज अ रेन इन द मॉर्निंग 9 AM, so what will be the rainbow's direction? रेनबो किस डायरेक्शन में रहेगा? किस डायरेक्शन में रहेगा रेनबो? अगर मॉर्निंग 9 AM को it's raining, then what will be the direction of rainbow? Tell me, what will be the direction? Direction of rainbow will be west. मतलब जिस डायरेक्शन में सन रहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है. यस और नो? यस, गुड, ठीक. सी देखिए, यहां से लाइट आ रही है, सो इन ड्रॉपलेट से रिफ्रैक्ट होकर लाइट रिटर्न आएगी. मतलब अगर मॉर्निंग के 9 AM मैंने क्यों बताया? क्योंकि सन ईस्ट में रहेगा तब, बराबर. सन विल बी इन द ईस्ट एंड the droplets in the west side will refract the light, and there is refraction as well as internal reflection and dispersion. मतलब ये तीनों चीजें हमें देखने मिलती है. रेनबो में हमें क्या क्या देखना मिलता है? इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस लाइक इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. ठीक है.
सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आएंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपकी एग्जाम कल है बराबर, सो देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर, मतलब कि चैप्टर के अंदर से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और चैप्टर के जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं ना एक्सरसाइज में, सो एक्सरसाइज में से भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। सो प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज एंड प्लीज फोकस ऑन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर इनसाइड द चैप्टर। चैप्टर के अंदर जो आपको दिए है ना पॉइंट्स, तो उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। सो इस तरह से आपकी एग्जाम रहेगी। वो मैंने आपको शायद डेमो नहीं दिया है बराबर। डिड आई गिव द डेमो ऑफ एग्जाम? आपको किस तरह से एग्जाम सॉल्व करनी है? नो, आई हैवंट गिवन, ओके आई नो दैट, या। सो आपका आज 8 बजे क्लास है इंग्लिश का, ओके। सो एट द एंड ऑफ दैट क्लास आई विल गिव यू द डेमो ऑफ योर एग्जाम, कि आपको एग्जाम किस तरह से सॉल्व करनी है। उसके बाद में आपको मैं एक डेमो पेपर के लिए लिंक भी सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ओके। सो दैट यू ट्राई दैट एग्जाम, मतलब आपको आज के आज ही उसको ट्राई करना है, कुछ नहीं है उसमें, 2-3 क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं, आपने मुझे उसका रिस्पॉन्स भेजना है, ओके। सो आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन, ओके। रिवीजन इसी तरह से की जाती है, एंड इफ वी हैड more than 2 hours, then we would have gone into the more details, okay। Okay, so that's it, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, चलिए। एंड इट इज 6:56 एंड आई थिंक वी शुड कॉल ऑफ द मीटिंग, ओके। चलो, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। नाउ यू कैन लीव द क्लास, क्लास इज ओवर, थैंक यू, बाय बाय। बाय शाहीन, लीव द मीटिंग शाहीन, ओके गुड।